अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जालिम इश्क की किस्त नंबर 3 जो कि लिखी है अलीज़ा अकमल ने, ये आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली किस्त में हम लोगों ने पढ़ा था कि साद और परी जिनकी बचपन में ही जिनका निकाह किसी वजह की बिना पर हो चुका होता है, जो बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे परी साद से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है, लेकिन जब उसे इस निकाह के बारे में पता चलता है तो वो शॉक रह जाती है और डाइवोर्स की हद तक सोचने लगती है। तो दूसरी तरफ फजर और आलियान जो कि उसने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे फजर से एक सिर्फ बदला लेने की खातिर निकाह किया था। अब हमें देखना ये है, आगे हम जानते हैं इस बात को कि क्या इन दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा हो पाएगी और साथ और परी अपनी इस बचपन के निकाह को कबूल कर पाएंगे या नहीं। तो चलते हैं हम अपनी किस्त नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन हिट कर दें ताकि मेरे तमाम जो नॉवेल्स की जितनी भी एपिसोड है आपको इजीली मिलती रहें। और नॉवेल रोज़ आना इंशाल्लाह 10 बजे अपलोड हो जाया करेगा। आप लोग 10 बजे मेरे चैनल पर आके नॉवेल रीड कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन हिट कर दें, लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं जालिम इश्क की किस्त नंबर 3। वहाँ पर फजर की गाड़ी खड़ी थी। आलियान ने फजर को इसकी गाड़ी में घर छोड़ा। रास्ता खामोशी से गुजरा। फजर के घर से कुछ दूर आलियान ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। तो फजर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। अपना ख्याल रखना, आलियान ने गाड़ी के शीशे से कहा। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अब फजर अपनी जोन में वापस आ गई थी, क्योंकि ये सब किसी बात का डर नहीं था, और ये कह कर्जन से गाड़ी भगा कर ले गई। परी अपने कमरे में आकर साथ की बातें याद करने लगी। कुछ देर तक इस पर गुस्सा करते रहने के बाद इसे भूख का एहसास हुआ, तो इसे याद आया कि इसने कल रात से कुछ नहीं खाया। तो किचन की तरफ बढ़ गई और खाना खाने के बाद अब इसे अपने अंदर एक बार फिर से ताकत महसूस हो रही थी। अब इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था इस मसले से निकलने के लिए कि तभी इसके दिमाग में झमाका हुआ। इसने फैसला कर लिया था। बेशक ये मुश्किल फैसला था, लेकिन वो सास से शादी भी तो नहीं कर सकती थी। इस फैसले के बाद वो पुरसकून हो गई और मुस्कुरा दी। उस पूरे दिन में वो आज पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। फजर घर में दाखिल हुई तो साजिदा बेगम सामने ही लाउंज में बैठी थी। फजर, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने, और तुम्हारा फ़ोन भी बंद जा रहा था। मामा, वो आज यूनी में एक लड़की की बर्थडे थी, तो इसीलिए देर हो गई और फ़ोन की चार्जिंग डेड हो गई थी। ये कहते हुए वो साजिदा बेगम के गले लग गई और बेख्तियार इसकी आंखें नम हो गईं। वो अपने आंसू साफ करके पीछे हटी। वो चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बता सकती थी कि किस्मत ने इसके साथ क्या खेल खेला है। बेटा, खाना लगाऊं? नहीं मामा, मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। परी ने कुछ सोचकर फजर को फ़ोन किया, और वो जो यूनी से आने के बाद सोई थी, अब परी के फ़ोन पर जाकर उठी थी। परी ने फजर को साथ से निकाह से लेकर अपने जहन में आने वाले ख्याल तक, जिस पर वो बहुत जल्द अमल करने का इरादा रखती थी, वो सब फजर की गोश गुजार दिया, जो सुनकर फजर भी हैरान हो गई और सोचने लगी कि कैसे कुछ ही लम्हों में ज़िंदगी बदल जाती है। इसका दिल चाहा कि वो अपने साथ हुए सितम के बारे में भी परी को बताए, लेकिन फिर इसने ये सोच कर कि परी पहले ही परेशान है, बताने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन वो परी की आखिरी बात पर उलझ गई, क्योंकि वो जो सोच रही थी वो किसी तौर पर भी आसान नहीं था। परी के इस अमल से सबका बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन फजर परी की बेहतरीन दोस्त थी, इसलिए इसने परी का साथ देने की हामी भर ली थी। अगले दिन परी यूं नहीं जाने लगी तो आबदा बेगम ने इसे रास्ते में रोक लिया। परी, कहाँ जा रही हो? यूं नहीं जा रही हूँ मामा, और कहाँ जाऊँगी? ये कहकर वो जाने लगी तो आबदा बेगम ने इसे फिर से रोका। परी, तुम शादी तक यूं नहीं मत जाओ, साद ने मना किया है, और वैसे भी मेहमान आना शुरू हो गए हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। किसने मना किया है और कोई क्या सोचता है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। परी चबा चबा कर कहती आगे बढ़ गई। जैसे ही परी ने जाने के लिए दरवाज़ा खोला, सामने साथ खड़ा नजर आया, जो अंदर आ रहा था। इसे देखते ही परी ने बुरा सा मुंह बनाया। कहाँ जा रही हो? परी को कहीं जाने के लिए तैयार देखकर इसने सवाल पूछा था। जबकि परी इसके सवाल को नज़रअंदाज करके साइड से निकलने लगी, तो साथ ने इसी कलाई पकड़कर इसे वापस खींचा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बात नहीं करनी, हाथ छोड़े मेरे। तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं छोड़ दूंगा। यूँ नहीं जा रही हूँ, मेरे मना करने के बावजूद। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ, तुम हो। ये कहकर वो परी को घसीटता हुआ परी के कमरे में ले गया, जबकि वो चिल्लाती रह गई कि छोड़ो मेरा हाथ, लेकिन साद ने कमरे में पहुंचकर ही हाथ छोड़ा। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम यूनी नहीं जाओगी, और मैं अपनी हर बात दोहराने का कायल नहीं हूँ। क्यों नहीं जाऊँगी? आखिर शादी का यूनी जाने ना जाने से क्या ताल्लुक़ है? मैं मान तो गई हूँ शादी के लिए। ताल्लुक़ है, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और जहाँ तक मानने की बात है तो तुमने मानकर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि तुम मानो या ना मानो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी।
ये कहकर वो रुका नहीं, बल्कि लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। जबकि परी को इसके भरोसा ना करने वाली बात पर ना जाने क्यों कहीं ना कहीं दुख हुआ था, और कहीं ना कहीं इसे ऐसा भी लगा कि इसका भरोसा ना करना ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द वो इसका भरोसा सच में तोड़ने का इरादा रखती थी। जबकि फजर आज आलियान से सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी आज यूनी नहीं चाह रही थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो हार गई है और सब लोग इसे देखकर इसका मजाक उड़ाएंगे। हालांकि ये बात कोई जानता भी नहीं था, लेकिन इस वक्त फजर किसी की भी नज़रों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। शाम को फजर लॉन में बैठी सोच रही थी कि महज बदला लेने के लिए आलियान किस हद तक चला गया। अगर वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो वो भी जा सकती है। इसने कुछ सोचकर इस नंबर पर फ़ोन किया जिससे शाह का आखिरी मैसेज आया था। दूसरी तरफ 4 महीनों के बाद फ़ोन उठा लिया गया। ज़हे नसीब, आज तो बड़े बड़े लोगों ने मुझ नाचीज़ को फ़ोन करके इज़्ज़त बख्शी है। शाह, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? ये सुनकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स हैरान रह गया कि कुछ बोल ही ना सका। बोलो शाह। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये सुनकर फजर मायूस हो गई, क्योंकि इसे लगा कि अब इसका प्लान पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन इसकी अगली बात सुनकर फजर चहक उठी। शाह, तुमसे मोहब्बत नहीं, तुमसे इश्क करता है। सच मुझ मुझे धोखा तो नहीं दोगे? कभी नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वाई नॉट? तुम मुझे वक्त और जगह बता दो। वो चहक कर बोला, जो अभी तक इस काया पलट पर हैरान था। फजर ने इसे वक्त और जगह बताकर फ़ोन रख दिया। कल तक फजर जिस शख्स से खौफजदा थी, आज उसी शख्स से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी, क्योंकि वो आलियान को बताना चाहती थी कि वो भी फजर है। अगर आलियान बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो वो भी जा सकती है। अगले दिन फजर ने परी की शादी का बहाना बनाकर फिर छुट्टी कर ली और मुकर्ररा वक्त पर परी के घर जाने का कहकर घर से निकल गई। इसे कैफ़े में बैठे 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन शाह अभी तक नहीं आया था। इसने अपने हाथ में मौजूद घड़ी पर टाइम देखकर जैसे ही नज़रें उठाईं, वो साख्त रह गई। इसके आगे 2 टेबल्स छोड़कर आलियान बैठा था और वो भी फजर को देख चुका था और अब उसी की तरफ आ रहा था। इसे आता देखकर फजर जाने के लिए खड़ी हो गई। अरे बैठो ना, किधर जा रही हो? आलियान ने फजर का हाथ पकड़कर इसे वापस बिठा दिया और ख़ुद भी इसके सामने वाली नशिस्त पर बरजमान हो गया। तुम यूनी क्यों नहीं आ रही? मैं तो यही पूछने के लिए अपने ससुराल आने का इरादा रखता था। मैंने सोचा इसी बहाने अपने सास ससुर और प्यारी बीवी से भी मुलाकात हो जाएगी। आलियान आंखों में शरारत समो कर बोला, शट अप। ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ना मामा बाबा तुम्हारे सास ससुर। मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती। फजर दबी आवाज़ में गुर्राई, मेरी जान, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? जो सच है वो सच है। खैर ये बताओ, यूनी क्यों नहीं आ रही? मेरी मर्ज़ी। माई डियर वाइफ, पहले तुम्हारी मर्ज़ी होती थी, लेकिन अब मेरी मर्ज़ी होगी, इसलिए तुम कल यूनी आ रही हो। इससे पहले फजर आलियान को कोई जवाब देती, इसकी नज़रें आलियान के पीछे पड़ी तो फटी की फटी रह गईं। आलियान ने मुड़कर पीछे देखा और फिर फजर को, क्या हुआ? आलियान, वो बाबा, प्लीज़ चलो यहाँ से। फजर मोहसिन साहब को देखकर घबरा कर बोली, जो यहाँ शायद किसी मीटिंग के सिलसिले में आए थे। ओह अच्छा हुआ ससुर साहब भी यहीं आ गए। आओ उनसे भी मुलाकात का शर्फ हासिल कर लेते हैं। ये कहकर आलियान फजर का हाथ पकड़कर इसे उनकी टेबल की तरफ घसीटने लगा। आलियान नहीं, आलियान रुको। मोहसिन साहब का मुंह क्योंकि दूसरी तरफ था, इसलिए वो इन्हें देख नहीं सकते थे। आलियान और मोहसिन साहब की टेबल राइट तरफ थी, जबकि फजर लेफ्ट तरफ। अब वो लोग उनकी टेबल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। इससे पहले आलियान इनके पास पहुंचता, फजर इसका बाजू पकड़कर इसे बाहर घसीट कर ले गई। कैफे से बाहर निकलने के बाद फजर गहरी सांसें लेने लगी और इसके बाद आलियान पर चीखी, जो इसे ही देख रहा था, तुम पागल हो गए हो? क्या पता है क्या करने वाले थे? अगर बाबा मुझे देख लेते तो पता है क्या होता? फजर आलियान का कॉलर पकड़कर इसे झंझोड़ कर बोली, जो टिकटिकी बांधे इसे देख रहा था। आलियान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आलियान के रिएक्ट ना करने पर फजर इसके सामने चुटकी बजाकर बोली, गुस्से में और भी प्यारी लगती हो। फजर इसकी बेतुकी बात सुनकर हैरान रह गई। इसे लगा इसने गलत सुना है, इसलिए दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं तो ऐसे ही कह दो। आलियान, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी ही सोबत का असर है। ये सुनकर फजर को गुस्से में अपनी गाड़ी के पास जाकर शाह को फ़ोन करने लगी, ताकि इसे कह सके कि वो ना आए, और साथ साथ इधर उधर नजरें भी घुमाने लगी, जैसे किसी के इंतजार कर रही हो। इसे अपने पीछे से आलियान की आवाज़ आई, नहीं तो। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। ये कहकर फजर अपनी गाड़ी में बैठ गई और आगे बढ़ गई। पूरे रास्ते फजर सोचती रही कि जो वो करने जा रही है, अगर इसकी खबर आलियान को हो गई तो इसका रिएक्शन क्या होगा। कि तभी वो एक फैसले पर पहुंची और एक जानदार मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उभरी। इसने दिल ही दिल में सोचा कि इंतकाम के इस खेल में अब और मजा आएगा, और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। परी की शादी की तैयारियां उरूज पर थीं, हर तरफ गहमा गहमी थी। परी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी जब आबदा बेगम कमरे में आई। क्या कर रही हो परी? कुछ नहीं, आप बताएं, कोई काम था? हाँ, तुम शादी की किसी तैयारी में कोई हिस्सा नहीं ले रही हो। तुम्हारे बाकी कपड़े तो मैं ले आई हूँ, लेकिन बेटा ब्राइडल ड्रेस तो तुम अपनी मर्जी का ले आओ।
प्लीज़ मामा, मेरा कोई मूड नहीं है, आपको जो पसंद आए ले आएँ। परी ये क्या बात हुई बेटा? तुम्हारी शादी है, चलो उठो। मम्मा, परी ने मुँह बनाकर एहतिजाज करना चाहा। परी, तुमने इस रिश्ते को दिल से तस्लीम कर लिया है ना बेटा? जी मम्मा। परी कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोली, तुम्हारे दिल में अगर कोई बात है मेरी बच्ची तो इसे निकाल दो और खुश रहो। परी अब तक सबको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई थी कि वो इस शादी से खुश है, क्योंकि यही इसका प्लान था। अब के परी बगैर किसी चूं चढ़ा के रेडी हो गई, क्योंकि इसका ऐसा ना करना इन्हें शक में मुब्तला कर सकता था। परी जब तैयार होकर आई तो आबदा बेगम को इधर उधर तलाश करने लगी कि तभी इसे अपने पीछे से आवाज़ आई, चले। परी ने मुड़कर देखा तो साथ खड़ा इसी से मुखातिब था। कहाँ? परी ने हैरत से साथ से पूछा। तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हुई हो? शॉपिंग पर। तो जाहिर सी बात है वहीं जाने का कह रहा हूँ। इससे पहले वो कुछ कहती आबदा बेगम ने आकर कहा कि वो साथ के साथ जाएगी, और ना चाहते हुए भी इसे जाना पड़ा, क्योंकि इन चंद दिनों में इसने साथ को भी यकीन दिलाने के लिए साथ के साथ अब अपना लहजा कुछ बेहतर कर लिया था। अब वो हर बात पर इसे काट खाने को नहीं दौड़ती थी। परी और साथ बुटीक में ब्राइडल ड्रेस लेने आए। सेल्समैन जो भी ड्रेस दिखाता परी इसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देती। आखिर जब परी ने कोई 10 ड्रेस रिजेक्ट कर दिए तो साथ तिनक कर बोला, क्या मसला है? तुम्हें तो कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा। ये इतना अच्छा तो है, ये ले लो। साद ने सामने पड़े ड्रेस की तरफ इशारा किया। नहीं, मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी नहीं पसंद, तो कोई और देख लो, लेकिन प्लीज़ जल्दी करो। जब कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा तो कैसे ले लूँ? हर चीज़ तो तुम्हारी मर्ज़ी की नहीं हो सकती। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, जैसे बाकी सब चीज़ें तो मेरी मर्ज़ी से हो रही हैं ना। परी ने ये दिल में कहा, और ज़बान से अगर कुछ कहा तो बस इतना, लेकिन मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत नहीं है। हम किसी और बुटीक में चलते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, आप ये वाला पैक कर दें। साथ ने अपने सामने से एक ड्रेस उठाकर पैक करने का कह दिया। लेकिन मुझे ये ड्रेस नहीं पसंद, वापस करवाओ इसे, और जब तक तुम मुझे मेरी पसंद का ड्रेस नहीं दिलवाओगे मैं कहीं नहीं जाऊँगी। साथ ने काउंटर पर बिल पे करके ड्रेस लिया और परी से कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। ये कहकर वो बाहर निकल गया। साद, अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। वो साद को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती इसके पीछे चल पड़ी। वापसी पर पूरे रास्ते परी मुंह बनाकर बाहर देखती रही। आइसक्रीम खाओगी? परी ने साद को घूरा और गोया हुई। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम लालच देकर चुप करवा लोगे। मैं घर जाकर सबको बताऊंगी कि तुमने क्या किया है। अगर तुम्हारा इशारा ड्रेस की तरफ है तो आई एम सॉरी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ड्रेस पसंद आने का इंतज़ार करता तो शादी की डेट आ जाती, लेकिन तुम्हें कुछ पसंद नहीं आना था। और तुम चाहो तो छोटी बच्ची ना होने का सबूत दे सकती हो, शिकायत लगा सकती हो। साद ने इसके बच्चों की तरह शिकायत लगाने की धमकी पर चोट की। तो ये कहो ना कि तुम डर गए डॉक्टर साद, मैं किसी से नहीं डरता, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। और छोटे बच्चों की शिकायतों से तो बिल्कुल भी नहीं। साद ने आखिर मुस्कुराकर गाड़ी घर के सामने रोकी और हॉर्न दिया। गाड़ी अंदर दाखिल होते ही परी गाड़ी से निकलकर अंदर चली गई। फजर घर आकर अपने कमरे में गई तो इसे शाह का फ़ोन आने लगा। फजर ने कुछ गुस्से में फ़ोन उठाया। शाह, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा वेट करती रही और तुम आए ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं 10 मिनट लेट पहुंचा था, लेकिन तुम मुझे कैफ़े में नहीं मिली। लेकिन पार्किंग में तुम किसी और के साथ थी तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और वो शाह, वो तो बाबा इसी कैफ़े में आ गए थे तो मैं बाहर आ गई। वो तो और मेरी यूनी में पढ़ता है, इससे तो मैं बस ऐसे ही बात कर रही थी, और एक तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं हुआ, तो मैं कैसे पहचानती? आखिर में फजर ने झिंझला कर कहा, ओह सॉरी, पर क्या हुआ? अगर हमारी मुलाकात नहीं हुई तो तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना था? वो शाह में कुछ तवक्कुफ़ के बाद फजर तेज़ी से बोली, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। क्या हुआ शाह, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? बात तो बहुत अच्छी लगी है, बस यकीन नहीं आ रहा। उफ, आई कांट बिलीव दिस। फजर, तुम मजाक तो नहीं कर रही? शाह, तुम सच में करोगे ना मुझसे शादी? ऑफ कोर्स, तुम कहो तो अभी बारात लेकर आ जाऊँ। बारात भी ले आना, पहले रिश्ता तो ले आओ। ओके, मैं आज ही मम्मा से बात करता हूँ। ओके बाय। फ़ोन बंद करके फ़जर ने एक गहरी सांस ली और बेड पर गिर गई। अगले दिन फ़जर यूनी से फिर छुट्टी करके शॉपिंग पर चली गई, क्योंकि इसने अब तक परी की शादी की बिल्कुल शॉपिंग नहीं की थी। वापसी तक इसे देर हो गई थी, क्योंकि इसने सारी शॉपिंग आज ही करनी थी। जब वो घर पहुंची तो साजिदा बेगम और साजिद साहब तकरीबन तैयार थे, इसलिए वो चले गए और फ़जर को बाद में ड्राइवर के साथ आने का कहा। फ़जर भी तैयार होने चली गई, और तैयार होकर आई तो इसने लाइट येलो और गोल्डन से पिक्चर मिक्सचर की शर्ट और इसके नीचे गरारा पहना हुआ था। बालों को स्टाइल बना रखा था और हल्के से नेचुरल मेकअप में वो इंतहा की हसीन लग रही थी। तैयार होने के बाद इसने शीशे में खुद को आखिरी नज़र देखा, और जैसे ही वो अपने कमरे से निकली किसी ने इसको खींचकर दीवार के साथ लगा दिया। डर के मारे इससे पहले वो चीखती, मुकाबिल ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख का गला घोंट दिया। श्श, चीखना मत, ये कहकर इसने फजर के चेहरे से हाथ हटा लिया। आलियान, तुम पागल हो क्या? फजर ने सांसें हमवार करते हुए कहा। क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए? यहाँ से आया हूँ, आलियान ने खिड़की की तरफ इशारा करके बताया, और अपनी जोजा से ये पूछने आया हूँ कि आज फिर वो यूनी से किस खुशी में गैर हाजिर थी। परी की शादी है, इसलिए मैं पूरे हफ्ते यूनी नहीं आऊँगी। अब कोई और सवाल किए बिना जैसे आए हो वैसे चले जाओ। चला जाता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? ये कहते हुए आलियान ने दीवार पर हाथ रखा और टिकटिकी बांधे फजर को देखने लगा, जिससे फजर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। 5 मिनट तक जब वो ऐसे ही देखता रहा तो फजर हिम्मत करके बोली, आलियान प्लीज़ जाओ। फजर के ये कहने से आलियान जैसे होश में आया और फजर के कान में सरगोशी की, यू लुक्स ब्यूटीफुल। ये कहकर जैसे वो खिड़की से आया था वैसे ही चला गया। फजर कुछ देर तो वहीं खड़ी खड़ी खिड़की को घूरती रही, लेकिन जब इसे याद आया कि इसे जाना है तो अपना बैग उठाकर चली गई। लेकिन आलियान की सरगोशी अभी भी इसे अपने कानों में महसूस हो रही थी।
फजर परी के घर आने के बाद सीधा इसके कमरे में चली गई, जहाँ परी येलो और ग्रीन कलर की शर्ट और गरारे में मोतियों के फूलों से बने जेवर पहने नेचुरल लिपस्टिक लगाई किसी सोच में गुम बैठी थी। फजर को अंदर दाखिल होता देखकर इसने चौंक कर इसे देखा और इसके गले लग गई, क्योंकि सिर्फ फजर ही थी जिससे वो अपना दुख बांट सकती थी। थोड़ी देर गले लगे रहने के बाद वो फजर से अलहदा हुई तो इसकी आंखें नम थीं। फिक्र मत करो परी, सब ठीक हो जाएगा। फजर ने इसे दिलासा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है फजर, जो हमने सोचा है अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा ही होगा, तुम परेशान मत हो। चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ, नीचे सब तुम्हें बुला रहे हैं। ये कहकर फजर परी को अपने साथ ले गई और इसके कुछ ही देर बाद रस्म शुरू हुई। पहले सबने बारी बारी परी को हल्दी लगाई, फिर माहम को और फिर साद को, जबकि परी इस सब में उकताई बैठी थी। कुछ देर बाद परी सर दर्द का बहाना बनाकर फजर के साथ कमरे में चली गई। कमरे में आते ही परी ने नोच नोच के फूलों के जेवर उतारे और नहाने चली गई, और नहाकर सादा सलोन का सूट पहनकर आई और फजर, जो इसी के इंतजार में बैठी थी, इसकी गोद में सर रखकर आंखें मूंद लीं। फजर को इस वक्त परी की हालत काबिल रहम लगी, जो अंदर से बहुत डरी हुई थी। अपने हार का डर इसके अंदर हचकौले ले रहा था। अगर इसका प्लान फेल हो गया तो वो अपना सब कुछ हार जाएगी। परी ने फजर की गोद में सर रखे रखे अपना प्लान रिवाइज किया और फजर परी से गले मिल कर चली गई। आज मेहंदी थी। फजर भी सुबह ही परी के घर आई थी और तैयारियों में मदद कर रही थी। सबको इतना कुछ देखकर इसका दिल उदास होता, इसका दिल चाहता वो परी को रोक ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर को इसकी बहन जैसी कज़न की खुशियों का सवाल था। शाम होते ही सब मेहंदी के लिए तैयारियों में जुट गए, जबकि फजर, परी और महाम पॉलर तैयार होने चले गए। यहीं से इनके प्लान की शुरुआत होनी थी, जिसमें अगर इन्हें कामयाबी हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर हार हुई तो सब कुछ तबाह। ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने कुछ ही देर में परी का मेकअप कर दिया और इसके बालों को कर्ल करके बीच से मांग निकाली गई थी और बिंदिया लगाई गई थी। पिंक कलर का लहंगा और ऑरेंज कलर की चोली में सर पर दुपट्टा सेट किए वो इंतहा की हसीन लग रही थी। लहंगा चोली इसके लंबे कद पर बहुत जच रहा था और इसने हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहन रखी थी। परी तैयार हो चुकी थी, जबकि माहम और फजर अभी हो रहे थे। परी वेटिंग एरिया में वेट करने का कहकर बाहर चली गई, जबकि अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा रही थी। एक गहरी सांस लेकर परी ने चादर से खुद को अच्छी तरह ढांपा और टैक्सी लेकर पॉलर से निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि इसके इस अमल से क्या होगा। इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हो रहा था। घर में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, हर किसी को अपनी तैयारी की फिक्र थी। साथ जब बाहर के इंतजामात देख कर आया तो इसे तैयार होने के लिए कोई जगह ना मिली, तो आबदा बेगम ने इसे परी के कमरे में भेज दिया। वो अपने कपड़े और ज़रूरी सामान लेकर परी के कमरे में आ गया। इसने सफ़ेद शलवार कमीज पर काली वॉस्कोट पहनी, साथ में खुद से पहनकर बालों को जेल से सेट किया और हाथों में खूबसूरत घड़ी पहनी। तैयार होने के बाद इसने खुद को आईने में देखा और जैसे ही जाने लगा तो इसकी नज़र टेबल पर पड़े कागज़ पर पड़ी। इसने कागज़ उठाकर पढ़ा और पढ़ते ही हैरानी के साथ साथ गुस्सा उद आया। इसने गुस्से में कागज़ को सख्ती से मरोड़ा और बाहर निकल गया। अब इसका रुख पॉलर की तरफ था। टैक्सी में बैठकर परी याद करने लगी कि ने फजर को फ़ोन पर बता रही थी ना कि मैं मेहंदी वाले दिन पॉलर से भागकर किसी होटल में चली जाऊंगी, और अपने कमरे में वो एक लेटर भी छोड़ आई थी जिसमें इसने मुख्तसर लिखा था कि वो जा रही है, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती और इस ज़बरदस्ती के ताल्लुक से कुछ हासिल नहीं होगा। इसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए और साद से कहें जितनी जल्दी हो सके इसे तलाक दे दे। इसी सूरत में इसका वापस आना मुमकिन है। वो ये ख़त इसलिए वहाँ छोड़ आई थी कि इसके कमरे में कोई नहीं है और इसके हॉस्टल पहुँचने के बाद जब कोई इसके रूम का लॉक खोल कर जाएगा तो इसे वो खत मिल जाएगा। ये सोचते हुए इसने सीट की पुश से आंखें मूंद लीं। साद ने फुल स्पीड में गाड़ी पॉलर की तरफ दौड़ाई। इस वक्त इसका गुस्से से बुरा हाल था और इसे ये सोच सोच के गुस्सा आ रहा था कि वो अब तक सबको धोखा देती आई है। इस बात ने इसे शदीद तैश में मुब्तला किया था। जैसे ही वो पॉलर के करीब पहुंचा, इसे चादर में लिपटी एक लड़की टैक्सी में बैठी नजर आई। इस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वैसे तो वो इसे ना पहचानता, लेकिन फ़ायज़ा बेगम ज़बरदस्ती इसे शादी की शॉपिंग दिखा रही थी, तो इसने परी के मेहंदी के ड्रेस की हल्की सी झलक देखी थी। अब ये देखना इसके लिए कारआमद साबित हुआ था, क्योंकि वो पहचान गया था कि ये परी ही है। लेकिन इससे पहले वो इसे रोकता, परी टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी। साथ ने भी इस टैक्सी का पीछा किया और कुछ दूर जाकर टैक्सी एक हॉस्टल के सामने जा रुकी, और कुछ ही देर में परी टैक्सी से निकली और जितनी देर में इसने ड्राइवर को पैसे दिए, साथ भी अपनी गाड़ी से निकलकर परी के पीछे खड़ा था। और जैसे ही वो पलटी, साथ को देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, जो खतरनाक तेवर लिए इसे घूर रहा था। परी ने डरकर थूक निकला और एक कदम पीछे हटी। साद ने जारहाना अंदाज में इसका बाजू दबोचा और खींचता हुआ गाड़ी में लाकर बैठा। गाड़ी में पटका और दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी जन से आगे भगा कर ले गया। परी ने डर कर एक नज़र इसके चेहरे को देखा, जो बिल्कुल सपाट था। परी ने कुछ हिम्मत करके इसे मुखातिब किया। साद, वो मैं शट अप, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करके चुपचाप बैठी रहो। साद हलक के बल धाड़ा, जिससे एक पल के लिए परी सहम गई, लेकिन फिर इसने खुद को समझाया कि इसे डरना नहीं है, वो हक पर है, इसने कुछ गलत नहीं किया, इसे अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का पूरा इख्तियार है। साद ने अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी, जो इसने अभी फ्रेंच करवाया था, और शादी के बाद इसने यहीं रहना था। लेकिन शादी तक, क्योंकि सब परी के घर थे, इसलिए यहाँ कोई नहीं था। साद गाड़ी से निकला और परी की साइड का दरवाज़ा खोलकर इसका बाजू पकड़कर इसे बाहर निकाला और घर के अंदर ले जाने लगा। इसके हाथ पकड़ने से परी की बहुत सी चूड़ियाँ टूट चुकी थीं। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
परी के ये कहने पर अंदर जाते साद ने रुककर इसे घूरा और एक जोर से इसका बाजू पकड़कर ले जाने लगा और एक कमरे में ले जाकर बेड पर इसे फेंका। जंगली इंसान, तुम्हें तमीज़ नहीं है, इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा है। इसके ये कहने पर साद ने परी का मुंह दबोचा और चबा चबा कर बोला, अभी तो सिर्फ हाथ जोर से पकड़ा है, तुम्हारी इतने में ही बस हो गई। अभी तो तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा भी मिलनी है। साद की इस कदर सख्ती से परी का मुंह दबोचा हुआ था कि दर्द की शिद्दत से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इन आंसुओं को अभी बचा कर रखो, अभी तुमने बहुत रोना है और भागने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये कहकर साद ने परी का मुंह छोड़ा। अपना हुलिया दुरुस्त करके गाड़ी में बैठ जाओ और अब मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन से तमाशे की बात कर रही हो तुम? तमाशा तुमने मेरा बना दिया है। मेरी ज़िंदगी कोई तमाशा तो नहीं थी कि आकर एक दिन मुझे इत्तला दे दी कि तुम किसी पर मुसल्लत कर दी गई हो। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी साथ, मुझे डाइवोर्स दो, मुझे अभी के अभी डाइवोर्स चाहिए। अब के परी हिज़यानी अंदाज में चिल्लाती हुई साथ के गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहने लगी, दो मुझे डाइवोर्स। साथ के जोरदार थप्पड़ से परी के अल्फाज मुंह में ही रह गए और वो साथ के थप्पड़ की ताब ना लाते हुए ज़मीन पर जा गिरी। बकवास बंद करो अपनी, और अब अगर तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ सुना ना, मैंने तो ज़बान काट कर फेंक दूंगा तुम्हारी। इसलिए बेहतर होगा कि ये खन्नास तुम अपने दिमाग से निकाल दो। अब बंद करो ये तमाशा और उठो। ये कहते हुए साथ ने परी का बाजू पकड़ा और इसे गाड़ी में लाकर बिठाया और गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी और साथ साथ फ़ोन करके बताने लगा कि परी इसके साथ है। जबकि प्यारे नाजरीन, कहानी अभी जारी है। कहानी का अगले हिस्सा देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन हिट कर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं कहानी के चौथी किस्त के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।